स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा गया उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 6, 10 अक्टूबर 2015, मुंबई। बुक माई ट्रिप ऑफिस, सुबह 9 बजे। सुदीप यादव जब रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचा तब उसको रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। अभिजात और सुनैना उसको एक केबिन में लेकर गए। सुदीप की तरफ एक लेटर बढ़ाया गया। लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स ने मिलकर यह फैसला लिया है कि सुदीप अब इस कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। सुदीप की जगह अभिजात को सीईओ बनाया जा रहा है। यह मीटिंग रात के 1 बजे हुई थी। सुदीप ने लेटर को वही के वही फाड़ दिया और अभिजात की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभिजात ने बोलना शुरू किया कि रात में देर हो गई थी, इसलिए उसे रात में जगाना ठीक नहीं समझा। सुदीप के होठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह इतना गुस्सा था कि कुछ बोल नहीं रहा था। सुदीप केबिन से उठकर अपने केबिन में जाने लगा। इतने में उसके हाथों से उसका लैपटॉप ले लिया गया। उसका केबिन लॉक किया जा चुका था। उसको अपना सामान अपने केबिन से हटाने का टाइम भी नहीं दिया गया। सुदीप के केबिन में उसकी माँ की फोटो लगी थी। सुदीप जिद पर अड़ गया कि उसको अपनी माँ की फोटो चाहिए। सुनैना के कहने पर केबिन खोला गया। सुदीप पूरे केबिन को एक बार ध्यान से देखा, अपनी माँ की फोटो उठाई। उसके कमरे के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बुक माई ट्रिप अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी। उस केबिन की एक एक चीज को उसने इत्मीनान से देखा। जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं तो अपने सबसे प्यारा खिलौना तोड़ देते हैं, वैसे ही सुदीप नाराज था। वो कंपनी जिसको सुदीप ने बनाया था, अब उस कंपनी को सुदीप की जरूरत नहीं थी। सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सुदीप ने सुनैना की कोई बात नहीं सुनी। वह ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट के भीतर ही सुदीप ने एक ईमेल लिखी, जो कि जानबूझकर उसने मीडिया को लीक कर दी। डियर बोर्ड मेंबर एंड इन्वेस्टर, मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आप लोगों से कुछ भी बात करना ही बेकार है। मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब 2.25 लाख घंटे हैं। एक एवरेज आदमी करीब 60 साल जीता है, उसमें से सोने का समय मैंने घटा दिया है। मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पॉलिटिक्स पर खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते, लेकिन आपने वो सब इतने चुपचाप किया है जैसे कोई रात में चुपचाप चोरी करता है। ऑल द बेस्ट। बुक माई ट्रिप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है। कायदे से आगे भी कभी कंपनी को मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों जैसे नहीं हूँ। बुक माई ट्रिप को इस देश की नंबर 1 कंपनी बनाने में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चीयर्स, सुदीप यादव। सुदीप के इस ईमेल डालने के 1 घंटे के अंदर इस देश के हर न्यूज़ चैनल पर यह ईमेल था। तमाम आर्टिकल लिखे जा रहे थे। सुदीप हीरो था, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई उसको कल्ट हीरो बोल रहा था, तो कोई क्रेजी, तो कुछ लोग इमेच्योर। उधर चित्रा ने टीवी ऑन किया तो यही न्यूज़ चल रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर चीज़ के तमाम पहलू होते होंगे, लेकिन न्यूज़ पर हर बात के 2 ही पहलू होते हैं, एक बहुत सही और एक बहुत ही गलत। बीच का कुछ नहीं होता। न्यूज़ चैनल पर एक पैनलिस्ट ने घोषणा कर दी कि फोर्ब्स मैगजीन की बहुत ही पॉपुलर लिस्ट 30 अंडर 30 में आने वाले सुदीप यादव का कैरियर खत्म हो चुका है। सुदीप यादव की बाइट लेने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन सुदीप यादव की तरह से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। सुदीप की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके नाम से ट्विटर पर #comebacksudeep, #IStandWithSudeep ट्रेंड करने लगा। चित्रा न्यूज़ चैनल पर यह सब देख रही थी। चित्रा ने सुदीप को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुदीप का फ़ोन बंद आ रहा था। उसके पास उसकी सेक्रेटरी का नंबर था। चित्रा ने वो नंबर मिलाया, लेकिन सेक्रेटरी का नंबर भी बंद आ रहा था। उधर सुदीप की कार के पीछे अभी भी रिपोर्टर्स थे। उसको समझ आ गया था कि अगर वह मुंबई में रहा तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस से निकलकर वह सीधे एयरपोर्ट गया और उसने लखनऊ की पहली फ्लाइट का टिकट बुक किया। उसने अपने ड्राइवर का मोबाइल अपने साथ रख लिया था। सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपने ड्राइवर के नंबर से चित्रा को फ़ोन किया। चित्रा ने सुदीप से सबसे पहले पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं, कौन कौन है घर पर तुम्हारे? बस पापा है। पापा प्रिंसिपल थे जब मैंने 12th के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। इस बात से उन्होंने कई साल तक मुझसे बात नहीं की थी। मम्मी? मम्मी बहुत पहले ही चली गई थी।
मेरे पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज रोज सुनाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। एक दिन मम्मी सोई और उठी ही नहीं। मुझ पर भी पता नहीं किस बात की इज्जत थी। थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फर्क पड़ता। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है, मैंने इसलिए कभी अपना घर नहीं खरीदा। मैं इसलिए होटल में रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है घर से। मुझे लाइफ में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है। कमाल की बात है, वे लोग कभी घर बनाने में अपना एक भी मिनट खराब नहीं करते जो कभी भी घर बना सकते हैं, यह जानते हुए कि यहाँ हमेशा नहीं रहना। ऐसे में अपना घर बनाना और घर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। यह भ्रम ऐसा ही है जैसे ट्रेन की सीट को आदमी हमेशा के लिए अपना समझ ले। एक दिन स्टेशन आएगा और हम उतरने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। चित्रा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, पापा तो अब खुश होंगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी है। पता नहीं, हमारी कभी सही से बात ही नहीं होती। बस जब भी अखबार में मेरा नाम आता है तो वो सारी कटिंग संभाल कर रखते हैं। सुदीप बोलते बोलते रुक गया। चित्रा ने भी कुछ पूछने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। चित्रा। हाँ बोलो। तुम आ जाओ, मैं रखता हूँ। फोन काटने के बाद चित्रा को लखनऊ के घर का एड्रेस का एसएमएस मिला। चित्रा ने अगली फ्लाइट चेक करके अपना टिकट बुक कराने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फ्लाइट में कोई जगह नहीं थी। उसने स्टेशन जाकर लखनऊ मेल में टीटी को पैसे देकर सीट ले ली। चित्रा को पूरे रास्ते सुदीप की चिंता थी और 10 अक्टूबर को न मिल पाने का मलाल भी। 11 अक्टूबर 2015 लखनऊ। सुदीप के पापा को भी जर्नलिस्ट कल से फोन कर रहे थे। सुदीप के पापा ने लखनऊ के विराम खंड गोमती नगर में अपना घर बनाया था। घर में उनका एक पुराना नौकर साथ रहता था। घर 2 फ्लोर का था और ऊपर वाले हिस्से में सुदीप के पापा रहते थे। नीचे वाला फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखा था। नीचे वाला फ्लोर वही घर के पास में टीसीएस में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था। ये लड़के अपनी नौकरी से रोज बोर होते हुए सोचते थे कि उनको सुदीप यादव जैसा बिजनेसमैन बनना है। जब सुदीप ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है तो उन्होंने एक कमरा साफ करवाकर चद्दर और तकिया बदलवा कर रख दिया था। इस कमरे में सुदीप की माँ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। चित्रा ने घर पहुंचकर मुंह हाथ धोया। सुदीप अब भी सो रहा था। सुदीप के पापा छत पर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। टेबल पर 3 अखबार थे, एक हिंदी का दैनिक जागरण और अंग्रेजी के 2 अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स। चित्रा को उसके पापा ने छत पर आकर चाय पीने के लिए बुलाया। चित्रा के वहां आने के थोड़ी देर बाद सुदीप वहां आया। इकोनॉमिक टाइम्स में सुदीप के ऊपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था। पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुदीप से कुछ नहीं पूछा। पिछली शाम से अभी तक इन दोनों के बीच कोई भी बातचीत शुरू नहीं हो पाई थी। चित्रा के वहां पहुंचने के बाद भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार पापा ने ही बात शुरू की। दिन में क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी, सुदीप ने कहा। कुछ भी नहीं बनता हमारे यहाँ। बेटा अब क्या खाएंगी? पापा ने चित्रा से पूछा। चित्रा ने पलटकर पूछा कि घर में कौन कौन सी सब्जी है। पापा ने बताया कि जो पसंद हो वो सब्जी आ जाएगी, सब्जी मंडी पास है। इसके बाद चित्रा और पापा की बात होने लगी। पापा ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी उनके दोस्त है, तो वह अक्सर बच्चों की क्लास लेने जाते हैं। चित्रा ने पूछा भी कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते। पापा ने बताया कि वह वैसे ही जिंदगी काट रहे हैं जैसे सुदीप की माँ जिंदा हो। वह वही सीरियल देखते हैं, वही गाने सुनते हैं जो उसकी मम्मी को पसंद थे। उन्होंने वही छत पर अपना पढ़ने वाला कमरा दिखाया जहाँ हजारों किताबें रखी थी। अलमारी खोलकर उन्होंने एक फाइल दिखाई जहां पर वो सारे अखबार की कटिंग थी जिसमें सुदीप का नाम आया था। उन्होंने उस दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग भी वही उस फाइल में लगा दी। जब भी सुदीप को कॉलेज न ज्वाइन करने की वजह से डांटता तो इसकी मम्मी हमेशा कहती थी, मत डांटा करो इसको, देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा। आपकी आंटी से लव मैरिज हुई थी? चित्रा ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाल कर पूछा। हाँ, वो यादव नहीं थी। शादी के बाद भी मैंने सुदीप की मम्मी का नाम चेंज नहीं कराया। इस बीच पापा ने सुदीप की कुछ नोटबुक निकालकर चित्रा की तरफ बढ़ाई। इसकी मैथ्स तो अच्छी ही थी, बचपन में ये बच्चों की कहानियां लिखता था। चित्रा सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगी। सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। चित्रा ने सुदीप को वही कमरे में बुलाया। तुमने बताया नहीं, तुम लिखते भी थे? वो लड़का कब का मर गया जो लिखता था। ऐसे मत बोलो, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं पता। फिलहाल तो 1-2 वकीलों से बात हुई है।
मैं केस करूंगा। पापा अभी तक वही थे। वे वहां से यह कहकर निकल गए कि सब्जी लेने जा रहे हैं। नौकर कभी अच्छी सब्जी लेकर नहीं आता। मुझे पूरे घर में छत सबसे अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आसमान रोज बदल जाता है। जैसे वो आज है ऐसा अब कभी नहीं होगा। जब भी आसमान में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर उस पार की दुनिया कैसी होगी, उस पार कुछ है भी कि नहीं। जब मम्मी की याद आती है तो आसमान देखता हूँ। बचपन में जो कहानियाँ लिखता था वो भी ऐसे ही होती थी। मेरे सारे कैरेक्टर आसमान के उस तरफ रहते थे। सुदीप यह बोलने के बाद आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने नौकर को फिर से 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। कितने दिन हो लखनऊ में? चित्रा ने अखबार में कटा हुआ हिस्सा सुदीप को दिखाकर पूछा। अभी कुछ नहीं पता। कल बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। ऐसी नींद कई सालों से नहीं आई थी। सुदीप उठकर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठाकर पढ़ने लगा, जिसमें उसने कहानी लिख रखी थी। तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो। चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली। कर दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। अब ये बताओ, लखनऊ में कहाँ घूम रहे हो? चलो शाम को तुमको गंजिंग करा कर लाते हैं। गंजिंग क्या होता है? चित्रा ने पूछा। हजरतगंज में बिना काम के घूमने को गंजिंग करना कहते हैं। 11 अक्टूबर 2015, लखनऊ, हजरतगंज। शाम को सुदीप अपने पापा की कार में चित्रा को लेकर हजरतगंज निकल पड़ा। सुदीप हजरतगंज बहुत दिनों बाद आया था। वहां चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास में ही बहुत बड़ी कार की पार्किंग बन गई थी। पार्किंग में कार लगाकर सुदीप हनुमान मंदिर आया और अपने जूते उतारे बिना थोड़ी दूर से कुछ देर तक हनुमान जी की आंखों में देखता रहा। चित्रा वही पड़ोस में खड़ी होकर चौराहे पर आता जाता ट्रैफिक देख रही थी। इस वाले हनुमान जी की आंखें बिल्कुल असली लगती है। मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आंखों में देखता था। थोड़ी देर तक देखो तो लगता है कि आंखों की पुतली हिल रही है। मम्मी हमेशा डांटती थी कि मैं जूते नहीं उतारता। ऐसा क्या खास है हजरतगंज में? चित्रा ने पूछा। थोड़ी देर टहलो, अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ सामने मोती महल पर बास्केट चाट खिलाते हैं तुम्हें। लखनऊ गए और बास्केट चाट नहीं खाई तो समझिए लखनऊ गए ही नहीं। चित्रा ने लाइफ में पहली बार बास्केट चाट खाई। चाट खाकर अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि इतने में सुदीप को एक गोलगप्पे वाला दिखा। सुदीप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। सुदीप ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भैया कॉलविन तालुकेदार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना? गोलगप्पे वाले भैया ने बताया कि हाँ, वही लगाता था। सुदीप ने चित्रा को बताया कि उसके स्कूल में यही भैया चाट का ठेला लगाते थे। गोलगप्पे वाले ने पूछा भी कि कौन से साल में थे भैया। सुदीप ने बताया कि आपने इतने लड़कों को चाट खिलाई है, कहाँ याद रहेगा। गोलगप्पे खाते हुए सुदीप ने बताया कि यह लव लेन है। वहां फुटपाथ पर टी शर्ट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर सुदीप को किताब की दुकान मिली, जहां से वह किताब खरीदा करता था। चलते चलते सुदीप चौराहे के पास आ पहुंचा। यहाँ पहले मेफेयर नाम का पिक्चर हॉल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी बन गई है। सुदीप हजरतगंज में आते ही क्लास 12th का एक लड़का हो गया था, जो घूम घूम कर अपनी बिसरी हुई यादें समेट रहा था। चित्रा उसके हाथ टहलाते टहलाते स्कूल जाने वाली एक लड़की हो गई थी, जिसको बस अब से 2 घंटे बाद जिंदगी का पहला प्यार होने वाला था। चित्रा का अब तक खा खा कर पेट भर चुका था, लेकिन सुदीप ने फिर भी जबरदस्ती राम आसरे के यहाँ मिठाई खिला ही दी। पूरा हजरतगंज एक थीम पर ब्लैक एंड व्हाइट था। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो जो काम उन्होंने करवाए उनमें से एक यह था कि कम से कम हजरतगंज अब बहुत सुंदर लगने लगा था। अगर सुदीप को अभी अभिजात का फोन नहीं आया होता तो वह करीब करीब यह भूल ही चुका था कि ठीक एक दिन पहले वह सब कुछ खो चुका है। अभिजात ने उसको डांटा भी कि वह कहाँ गायब हो गया है। इन्वेस्टर बहुत नाराज है सुदीप से। वे उसको कुछ 1 टाइम सेटलमेंट के पैसे देना चाहते थे, लेकिन सुदीप का व्यवहार ऐसा है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अभिजात ने बताया कि उसका जितना भी स्टेक था वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। वह अब कंपनी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कंपनी के जितने भी कार्ड उसके नाम से चल रहे थे वो सीज कर दिए गए हैं। कंपनी के नाम पर जो भी सुविधाएं उसे मिल रही थी सब कुछ ले ली गई है। कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदीप के पर्सनल अकाउंट में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे। वह लखनऊ पहुंचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था
जैसे कि कुछ साल पहले जब उसने लखनऊ से सब कुछ जीरो से शुरू किया था। अभिजात जब यह सब फोन पर बता रहा था तो सुदीप गुस्से से 1-2 बार चिल्लाया भी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। चित्रा ने उसको चुप करवाने की कोशिश नहीं की। लौटते हुए सुदीप ने चित्रा से कोई बात नहीं की। घर लौटकर वह अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। डिनर पर चित्रा सुदीप के पापा के साथ बैठी और उसने जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सुदीप के पापा को बताया। पापा ने जानबूझकर सुदीप से कुछ नहीं कहा, बस अपने सोने जाने से पहले सुदीप के कमरे के नीचे पर्ची सरका दी। पर्ची में बस इतना लिखा था, खाना फ्रिज में रखा है, अगर मन हो तो खा ले। चित्रा दूसरे कमरे में आ गई। उसे सुदीप के कमरे में जाना सही नहीं लगा। वह सुदीप की नोटबुक खोलकर पढ़ ही रही थी कि इतने में सुदीप के पापा चित्रा के कमरे में आ गए और बोले, जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता आप यही रुक जाओ बेटा, ये इतना जिद्दी है कि मुझसे कुछ बोलेगा नहीं। चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, आप परेशान ना हो अंकल, सब ठीक हो जाएगा। चित्रा अभी सुदीप की लिखी हुई कहानी खत्म कर ही रही थी कि इतने में उसे किचन से कुछ आवाज आई। वह उठकर गई। सुदीप फ्रिज से निकालकर अपना खाना गर्म कर रहा था। तुम ठीक हो? सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। चित्रा ने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो? सुदीप ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े ही आराम से खाना अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा। चित्रा वही डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। खाना खाने के बाद सुदीप उठकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से कहा, सॉरी, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा, सुबह बात करते हैं। सुदीप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। चित्रा जानबूझकर उसके कमरे में गई और सुदीप को बहुत जोर से गले लगा लिया। चित्रा के गले लगाते ही जैसे सुदीप के अंदर का सारा गुस्सा पिघल कर आंसू हो गया। वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था जैसे कोई मर गया हो। दूसरे कमरे में पापा को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह उठकर सुदीप के पास नहीं आए। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वह सुदीप को गले लगाए बैठी रही। दोनों कब सो गए न चित्रा को याद था न ही सुदीप को। सुबह उठकर चित्रा छत पर गई। अखबार में सुदीप के बारे में वही खबर थी जो कि एक दिन पहले अभिजात ने दी थी। सुदीप ने अपना ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। यह खबर भी चित्रा को अखबार से मिली। अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी कि सुदीप आया हुआ है। उनमें से एक लड़का सुदीप से मिलने घर भी आया, लेकिन पापा ने उसको भगा दिया। चित्रा ने सुदीप के पापा का नंबर लिया और अपना नंबर सुदीप के पापा को दिया। सुदीप के उठने से पहले वह दिल्ली के लिए निकल गई। सुदीप के पापा ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा रुकी नहीं। चित्रा का चले जाना सुदीप के पापा को थोड़ा सा खटका। सुदीप को थोड़ा समय अकेलापन चाहिए था और चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। चित्रा सुदीप को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि वह और रुककर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चले जाने से पैदा हुई एक खाली जगह में एक नई दुनिया बनकर लौट आने की गुंजाइश होती है। ऐसे रिश्ते जो खाली जगह को सहेज कर नहीं रख पाते, वो तालाब के पानी के जैसे बासी हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को ऐसे ही छूना चाहिए जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंद को नंगे पांव छूते हैं। रोज सुबह बूंद नई हो जाती है और बूंद को छूकर पांव पुराने नहीं रहते। एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई एक साल हो जाती है। अभी आप पढ़ रहे थे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखा गया उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतने अपने बुक लवर्स दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। साथ ही में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो सीरीज़ में क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। धन्यवाद।